राम प्रसाद पेशे से प्राइवेट वकील थे, परंतु बुद्धि के तेज व्यक्ति थे, इसलिए अच्छा खासा कमा लिया करते थे। उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, इस कारण अब वकालत छोड़ दी थी और अधिकतर समय घर पर ही व्यतीत होता था। खाली वक्त में अखबार पढ़ना और जब कभी उससे भी मन की हताशा दूर न हो तो अपने बड़े बेटे अभय को बुरा भला कहना, यही थी राम प्रसाद की दिनचर्या। बड़ा बेटा अभय भी उनकी बातों को दिल से नहीं लेता था, बस उनकी आदत है यही सोचकर बर्दाश्त कर लेता था। राम प्रसाद का घर पूरी तरह से सुख संपन्न था, क्योंकि दो छोटे बेटे अनिल और सूरज सरकारी नौकरी पर थे। महीने में अच्छी खासी रकम घर आ जाती थी। इतना रुपया पाकर राम प्रसाद का दिल खुशी से झूम उठता था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अभय पर पड़ती, वैसे ही उसकी हंसी गुम हो जाती और वह अपने अनपढ़ बेटे को कोसने लगता, क्योंकि वह चाहता था कि अभय भी अपने भाइयों की तरह पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे। लेकिन रामप्रसाद के अथक प्रयास से भी अभय का मन पढ़ाई में न लगा। अब तो आलम यह था कि हर रोज अभय को गाली देना और घर का सारा काम अभय से ही करवाना, यह सब रामप्रसाद की आदत में शुमार हो चुका था। जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने बेटे की नौकरी लगने की खबर रामप्रसाद को सुनाता तो उसका गुस्सा अभय पर दोगुना फूटता था। अभय की अब यही दिनचर्या बन चुकी थी कि खेत से चारा काट कर लाना और मशीन से काट कर जानवरों को डालना और घर का खाना भी बनाना और शाम को रामप्रसाद के पैर दबाना। इतना करने के बावजूद भी उसे इनाम में गालियाँ मिलती थी, लेकिन फिर भी उसके मुँह से कभी भी पिता के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता। जब कभी भी वो ज़्यादा उदास होता तो अपनी माँ की फ़ोटो को गले लगाकर बहुत रोता, जो 3 साल पहले ही गुज़र चुकी थी। एक दिन रामप्रसाद कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे कि तभी रामू एक मिठाई का डब्बा लेकर वहाँ आया और रामप्रसाद को वह मिठाई का डब्बा दिया। यह देखकर रामप्रसाद का चेहरा तिलमिला उठा, क्योंकि वो बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति था। किसी और की खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसे अपनी खुशियों में शामिल नहीं करता था। रामप्रसाद ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या बात है रामू, आज तू बहुत मिठाई बांट रहा है। आखिर इस खुशी का कारण क्या है? क्या कोई लॉटरी लग गई है? रामू ने प्रति उत्तर में कहा, भैया बात यह है कि आज मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई है। रामप्रसाद ने रामू को अचरज भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, क्या कह रहे हो? तुम्हारे बेटे की नौकरी लग गई है? वही बेटा जो 10वीं में लुढ़कते लुढ़कते बचा, वो आज पुलिस वाला बन गया है। अरे हमें तो विश्वास ही नहीं होता है कि उसकी भी नौकरी लग सकती है। रामू ने नर्म भाव से कहा, हाँ भैया, उसकी ही नौकरी लग गई है। बस सब ऊपर वाले की कृपा है। आज मेरा बेटा पुलिस वाला बन गया है। इसी खुशी में आज हम लड्डू बांट रहे हैं। तब तक अभय भी वहां आ चुका था। रामू ने अभय को देखकर डब्बे में से एक लड्डू निकालकर अभय को देते हुए कहा, बेटा आज बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारा दोस्त अजीत आज पुलिस वाला बन गया है। यह सुनकर अभय खुशी से झूम उठा और खुश होकर रामू से पूछा, क्या चाचा सच में मेरा दोस्त पुलिस वाला बन गया है? तभी रामप्रसाद ने अभय को घूर कर देखा तो अभय छटपटा कर एक कोने में खड़ा हो गया। रामप्रसाद ने आंखें गुरेज कर अभय की तरफ देखते हुए कहा, देख ले, एक वो है जो पुलिस में लग गया और एक तू है जो भैंस चराता है। अरे कितनी बार तुझको समझाया कि पढ़ ले, तूने मेरी हरगिज न मानी। अरे तू तो बस इस धरती के लिए बोझ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं समझा। रामू को यह देखकर अभय पर तरस आ गया और उसने नरम स्वर में रामप्रसाद से कहा, अरे भैया क्यों बुरा भला कह रहे हो अभय को? अरे उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा तो नहीं लगा, इस तरह आप इसे बुरा भला क्यों कहते रहते हो? आप अगर मेरी मानो तो आप न अभय की शादी करा दो। घर में बहू आएगी तो आपका भी ख्याल रखेगी और अभय का भी ख्याल रखेगी। रामप्रसाद ने अभय की तरफ देखा और फिर अभय से कहा, अरे इसे अभागे को कौन ब्याहेगा अपनी बेटी? इससे शादी करने से पहले वो अपनी बेटी को जहर ना दे दे। रामू ने प्रति उत्तर में कहा, अरे क्यों नहीं, हमारे साले की बिटिया है मीना, आप अगर राजी हो जाओ तो रिश्ते की बात चलाए। रामप्रसाद ने रामू की बात को नकारते हुए कहा, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल अनपढ़ है और मैं इसी एक अनपढ़ को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, उसे कैसे कर पाऊंगा? रामू ने जवाब दिया, अरे आप भी कमाल करते हो। अब अभय जितना पढ़ा लिखा है उतनी ही पढ़ी लिखी बिटिया मिलेगी। मेरी मानो तो फिर एक बार सोच लो, बिटिया बहुत कमेरी है, घर का सारा काम अकेले ही कर लिया करेगी। रामप्रसाद ने कहा, अरे ऐसे तो इसका ब्याह कब का हो चुका होता। अरे हम अपने घर में अनपढ़ लोगों को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और तुम इसकी चिंता छोड़ो, ये तो है ही धरती का बोझ, परा परा खाता रहता है। कभी कभी तो हमें लगता है काश ये हुआ ही न होता तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिल जाती। रामू ने रामप्रसाद को समझाते हुए कहा, ऐसे मत बोलो, लड़का सयाना हो चुका है, कहीं आपकी बातों में आकर कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो? रामप्रसाद ने जवाब दिया, अरे
कर ले जाके तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमें? अरे हमारे तो 2-2 पट्टे कमा रहे हैं। अरे कल मरे तो आज मर जाए, कम से कम धरती का बोझ तो कम होगा। पिता की एक-एक बात अभय को अंदर तक तोड़ रही थी। आज उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। आज उसने अपने जीवन को ख़त्म करने का अंतिम निर्णय ले लिया था। आज उसने एक बड़ी-सी रस्सी ले ली और चारा लेने के बहाने घर से निकल गया और खेत पर खड़े आम के पेड़ पर उसने फांसी लगा ली। जब रात अधिक हो गई और अभय घर वापस नहीं लौटा तो रामप्रसाद ने आस-पड़ोस में पता किया। पता करने पर पता चला कि वह खेत से चारा लेकर वापस नहीं आया था। अब रामप्रसाद खेत पर गए। वहाँ वह आम के पेड़ की तरफ देख कर सन्न रह गए, क्योंकि पेड़ पर अभय की लाश झूल रही थी। गांव के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और वहाँ उपस्थित लोगों ने अभय की लाश को पेड़ से उतारा और उसका क्रियाक्रम किया। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद रामप्रसाद पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पहले की तरह ही जिंदगी जीने लगा। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। अब उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। दोनों बेटी की पत्नी भी नौकरी में थी। समय के साथ साथ रामप्रसाद की उम्र काफी ढल चुकी थी। उसके हाथ पैर उसका साथ नहीं देते। कोई भी काम करने पर उसकी हाफी फूल जाती। बड़े बेटे ने शहर में ट्रांसफर करा लिया और दोनों पति पत्नी शहर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे की भी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई, तो उसने अपनी पत्नी की भी पोस्टिंग उसी शहर में करवा ली। अब दोनों ही पति पत्नी जाने की तैयारी में जुट गए। तभी रामप्रसाद वहां आकर अपने छोटे बेटे सूरज से कहा, बेटा, बड़े बेटे और बहू तो हमें छोड़कर चले गए, अब तुम लोग भी जा रहे हो। अब हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? बेटा, ऐसा करो, हमें भी अपने साथ लेते चलो। सूरज ने प्रत्युत्तर में कहा, बापू, आप तो जानते हैं शहर का वास्ता है। अभी हम खुद किराए पर रह रहे हैं तो आपको कैसे रखेंगे? वैसे भी बापू, इतना बड़ा घर किसके हवाले छोड़कर जाएंगे? रामप्रसाद ने निवेदन किया, बेटा, इतने बड़े घर में मैं अकेला रहकर क्या करूँगा? अरे मुझसे तो कुछ किया भी नहीं जाता है, मेरी देखभाल कौन करेगा? सूरज ने पिता को समझाते हुए कहा, बापू, आप चिंता मत करो, हम इस घर को बेचकर शहर में एक नया घर ले रहे हैं। यहाँ का घर बेचेंगे और वहाँ नया घर खरीद लेंगे। हाँ बापू, 2-4 दिन में सेठ इस घर को खरीदने आएगा। आप घर के कागजात पर साइन कर देना और सेठ से 5 लाख रुपए भी ले लेना और शहर चले आना। और जब शहर पहुंच जाओ तो ये रहा मेरा नंबर, हमें कॉल कर देना। मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। आप चिंता मत करो, बस 2-4 दिन की ही तो बात है। और फिर सूरज रामप्रसाद को अपने गले से लगाता है और उसके पैर छूकर वापस चला जाता है। आज इतने बड़े घर में रामप्रसाद अकेला था। अब उसे भूख लगी तो उसने रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा। बूढ़े हाथों में इतनी जान कहाँ थी कि वो आटा भी सही से गूंदा जाए। आज उसे अपने बड़े बेटे अभय की याद रह रह कर आ रही थी। यादों का सैलाब जब ज्यादा हो गया तो उसे अपनी आंखों के सामने अभय का अक्स नजर आने लगा। वो अभय का आटा गूंदना और रोटी बनाना एक एक करके सभी दृश्य उसके आंखों में तैरने लगे। उसकी बूढ़ी आंखों में आज आंसू छलक उठे और मन से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी कि काश आज मेरा अनपढ़ बेटा होता तो उसकी शादी होती और एक अनपढ़ बहू इस घर में आती। कम से कम वो अपने घर में तो रहती और खाना बनाती। अभय मेरा घर का सारा काम करता और मैं पहले की तरह ही कुर्सी डालकर बैठे अखबार पढ़ता। लेकिन अब सपनों को देखने से होने वाला क्या है? जो कुछ उसने किया आज वो उसके सामने था। 2-4 दिन यूं ही गुजर गए और वो दिन भी आ गया जिस दिन सेठ रुपए देने के लिए आया। सेठ ने घर के कागज पर साइन करा लिए और रामप्रसाद को 5 लाख रुपए दे दिए। रुपए मिलते ही रामप्रसाद शहर जाने की तैयारी कर ली और सूरज को फोन करके सब बता दिया कि वो बस स्टैंड पर उसका इंतजार करेंगे। कहे मुताबिक रामप्रसाद वहां पहुंच गए और बैठकर सूरज का इंतजार करने लगे। तभी वहां सूरज आ गया और उनके पास आकर कहा, बापू, आप पैसे लाए हो ना, मुझे दे दो। वो जो मैंने नया घर खरीदा है उसका मालिक अभी रुपए मांग रहा है। अगर मैंने उसे अभी रुपए नहीं दिए तो वो अपना घर किसी और को बेच देगा। रामप्रसाद ने रुपयों का बैग झटपट से सूरज को दे दिया। सूरज ने रुपए लेकर रामप्रसाद से कहा, बापू, आप यहीं बैठो, मैं सेठ को अभी रुपए देकर आता हूँ। और सूरज अपने बापू को वहीं बैठाकर रुपए लेकर वहां से चला गया और रामप्रसाद वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगे। समय धीरे धीरे काफी बीत चुका था लेकिन सूरज अभी तक वापस नहीं आया था।
शाम होने को थी। रामप्रसाद बहुत ही चिंतित था कि सूरज अभी तक क्यों नहीं आया। उससे रहा नहीं गया तो उसने एक राहगीर से वही फ़ोन नंबर लगवाया जो उससे सूरज ने दिया था, लेकिन फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब रामप्रसाद की चिंता और भी अधिक बढ़ चुकी थी। वह हताश बैठा ही हुआ था कि तभी उसे एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी जिस पर सूरज बैठा हुआ था। वह दूर से ही सूरज को आवाज़ लगाने लगा, लेकिन सूरज रामप्रसाद को पास से देखता हुआ निकल गया। आज सूरज ने उसे बहुत बड़ा धोखा दे दिया था जिसकी उम्मीद रामप्रसाद को बिल्कुल भी न थी। अब वो वहीं बैठकर रोने लगा। अब अंधेरा काफ़ी ढल चुका था। उसके पास 200 रुपए थे जो उसके घर वापस जाने के किराए के लिए उपयुक्त थे। रामप्रसाद ट्रेन में बैठकर घर आ गया। घर क्या, गांव आ गया, क्योंकि अब घर तो सेठ का हो चुका था। अब उसके पास घर नहीं था तो रात को अकेले गांव की चौपाल पर बैठकर काफ़ी देर तक रोता रहा। फिर अपने आंसू पोंछकर उठा और हाथ में एक रस्सी लेकर उसी आम के पेड़ के पास गया जहां अभय ने आत्महत्या की थी। उसी पेड़ के नीचे बैठ के दहाड़े मारकर रोने लगा और रोते हुए कहा, बेटा अभय, आज मेरे लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं है। आज तेरा बाप इतना बूढ़ा हो गया कि अपने हाथों से अपने लिए खाना भी नहीं बना पाता है। आज बहुत अरसे हो गए हैं तेरे हाथ का खाना खाए। आज फिर से तेरा बाप तेरे हाथ का खाना खाना चाहता है। खिलाएगा न बेटा? आज तेरा बाप तेरे घर खाना खाने आ रहा है। तू अपने इस अभागे बाप को अपने घर में स्वीकारेगा ना? कहीं अपने भाइयों की तरह मुझे निकाल मत देना। इतना कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगा और अंत में उसी पेड़ पर रस्सी डालकर फांसी लगा ली। उसकी गर्दन नीचे को लटक गई और वह अंतिम धाम को चला गया। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब